अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। पाकिस्तान में अदलिया में मुदाखलत कोई नई बात नहीं। 1950 से लेकर के आज तक बेशुमार वाक़यात हैं, तारीख उनसे भरी पड़ी है, जहां पर जजों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई और असरअंदाज हुए। पाकिस्तान में इसकी बड़ी मिसाल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है, जहां अदलिया पर असरअंदाज हुए। इसी तरीके से नवाज शरीफ के केसेस हैं और पता नहीं कितने के केसेस हैं। हमेशा अदलिया जो है मुक़्तदरा के साथ गठ जोड़कर उन्होंने काम किया, चाहे वो मुशर्रफ का दौर हो, ज़ियाउल हक का दौर हो, अयूब का दौर हो। पहली दफ़ा अब ऐसा हो रहा है कि अदलिया मुक़्तदरा से दूर खड़ी आपको नज़र आती है। किस्सा यूँ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज ने एक ख़त लिखा कि मुख्तलिफ हीले बहानों से पाकिस्तान की एजेंसियाँ मातहत अदलिया और हमारे ऊपर मनपसंद फैसलों के लिए प्रेशर डाल रही हैं। जो तहरीक इंसाफ मुखालिफ या प्रो हुकूमत हल्के हैं, सोशल मीडिया है, वो उन जजेस की किरदार कुशी कर रहा है, मुख्तलिफ इल्ज़ामात उन पर लगा रहा है और उनके मौक़िफ़ को डिनाई कर रहा है। मगर मैं समझता हूँ कि इसमें हकीकत है, क्योंकि पाकिस्तान में हकीकत रही है और पाकिस्तान में ऐसा होता है। जस्टिस बाबर सत्तार का भी इस ख़त में शामिल होना, उनके दस्तखत होना इस बात की दलील है। तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर एक हकीकत है कि अदलिया पर असरअंदाज हुआ गया है। इस ख़त के मंजर आम पर आने के बाद फुल कोर्ट इजलास हुआ 2 दिन का। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलाकात की फुल कोर्ट की ये फैसले की रोशनी में, जो इंटरनल जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला था। वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया गया, उन्हें कहा गया कि आप इंक्वायरी करें, इस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। साथ में फैज़ाबाद धरना केस का पैरा नंबर 53 की बात भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई, काबीना की मंजूरी से तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को कमेटी का हेड बनाया। इस पर भी बहुत सारे एतराज़ात आए कि हुकूमत के ज़ेर असर अदारे हैं और एक रिटायर्ड जज कैसे इंक्वायरी करेगा। बहरहाल जो इंक्वायरी एक्ट 2017 है या 1956 है, उसके मुताबिक वो बनाई गई और तरीक़ाकार यही है और इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं है। हम और आप सारे जानते हैं कि चाहे वो कमीशन बने या JIT बने, उन तहकीकात का क्या रिज़ल्ट आना है, क्योंकि किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है और ना ही कोई सबूत वहाँ पेश कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे फैज़ाबाद धरना केस में इल्ज़ामात जो है उस वक्त के आर्मी चीफ पर आए, हकीकत थी, वो इल्ज़ामात नहीं थे, फैज़ पर आए, मगर उन्होंने डिनाई कर दिया और कोई सॉलिड एविडेंस था नहीं। और इसी तरीके से जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो केस था, उसमें भी ये बातें हुई। फैज़ साहब ने आकर जो है डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। तो इस कमीशन से भी कुछ नहीं निकलना था। पेशतर इसके के बाद आगे बढ़ती वकला के हल्के और सिविल सोसाइटी की तरफ से प्रेशर, जस्टिस सद्दुक़ जिलानी ने आज उस कमीशन के हेड बनने से माज़रत कर ली। यहाँ पर जिक्र करता करो चलूँ कि तहरीक इंसाफ जो किसी ज़माने में सद्दुक़ जिलानी की बड़ी फ़ैन रही है, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी उनका नाम तजवीज़ किया था, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, वो भी तनकीद में शामिल थी। वैसे तो तहरीक इंसाफ के हर लीडर का मौक़िफ़ एक से दूसरा होता है। आपस में मौक़िफ़ गौहर खान, अहमद खान और प्रोग्राम बढ़ गया, अशरफ अब्दुल मुरव्वत, किसी की बात एक दूसरे से नहीं मिलती। बहरकैफ सद्दुक़ जिलानी के इनकार के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सू मोटो नोटिस लेते हुए 184(3) के तहत एक 7 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया है और ये केस हेयरिंग के लिए फ़िक्स कर दिया है। और इस तरीके से जो ख्वाहिश थी मुख्तलिफ वकला कम्यूनिटी की, वो पूरी हो गई है। और इसमें मतलब
चीफ जस्टिस साहब क्यों सू मोटो नोटिस नहीं ले रहे थे, क्यों उन्होंने वज़ीर आज़म को बुलाया, क्यों इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बनाया गया? देखें 184(3) का इख्तियार जो है वो अपनी जगह पर है, मगर देखें सुप्रीम कोर्ट जो है किसी मामले में ट्रायल कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तहकीकाती इदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेट कोर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो तहकीकात नहीं कर सकती। अब भी मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सू मोटो नोटिस लिया है इस पर बहस होगी और जजेस को भी शायद बुलाया जाए, 6 जजेस को यकीन बुलाया जाना चाहिए। और उसके बाद मेरी नज़र में जो फैसला आना चाहिए, या तो कोई GIT बने या कोई कमीशन बने, जिस तरह फैज़ाबाद धरना कमीशन बना, क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। नवाज शरीफ का केस, पनामा केस आपके सामने है, जिस पर आज तक क्रिटिसिज्म होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला कर दिया। मामला जो कि लोअर कोर्ट में जाना था, वहाँ से होना था और फिर उसको होकर के अपीलें ऊपर आनी थी, अपील का जो है वो दायरा इख्तियार ही ख़त्म कर दिया, अपील का हक ही नहीं दिया। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी के केस में क्या आया कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी को हटा दिया मगर तहकीकात नहीं हुई, तहकीकात के बगैर हटाया गया, और यही एक बुनियादी वजह बनी शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बहाली की। पाकिस्तान का कानून कैसा है, अच्छा है, बुरा है, अदलिया कैसी है, मगर चीज़ें कानून के मुताबिक होनी है। तो सू मोटो नोटिस के बाद भी मामला तहकीकात की तरफ जाएगा और तहकीकात में कुछ नहीं मिलना। उसकी वजूहत है ना, आप समझ रहे हैं ना। इसका बेहतरीन स्टांस तो वो जजेस ही ले सकते थे जिनको इन्फ्लुएंस किया गया, करने की कोशिश की गई। वो 6 मुतासरा जजेस इस पे कोई तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते, कोई स्टैंड लेते, और स्टैंड लिया भी है। सबसे ज़्यादा थोक के हिसाब से ज़मानतें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई। आज भी 51 केसेस में हमाद अजहर को ज़मानत मिल गई है पेशावर हाई कोर्ट से। तो ये सारे मामलात हैं, और अदलिया इस नहज पर पहुंची क्यों है वो आपको पता है कि एक दिन में 20-20 केसेस की ज़मानत थोक के हिसाब से। अगर इमरान खान का कानून के मुताबिक ट्रायल किया जाता तो ये नौबत ना आती। बहरकैफ मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और बहुत सारे अफ्रीकैन की ख्वाहिश पूरी हो गई है, और इस मामले का नतीजा हमने आपको बता दिया है कि क्या आएगा। इस केस में पाकिस्तान की अदलिया, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के जज, वो कहते हैं कोयले की दलाली में अपना मुंह काला कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।